चलो चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे, आय व्यय खाता, और आय व्यय खाते के हम क्वेश्चन कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पढ़िए ज़रा इसको, क्या लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए रजिस्टर में, आलस नहीं करना है अपन को। तो पढ़ना चालू करें अपन, है ना। क्या लिखा है, मसूरी क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से निम्न जानकारियां प्राप्त हैं। इस क्लब का 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का आय व्यय खाता अपन को बनाना है, ठीक है। प्राप्ति भुगतान खाते से जो इन्फॉर्मेशन है वो उनने दे रखी है। प्राप्ति भुगतान खाता फॉर्मेट वाइज नहीं बना रखा उनने, ठीक है। क्या है, प्राप्तियाँ, रोकड़ शेष दिया हुआ है 480 रुपये, वार्षिक चंदा दिया हुआ है अपन को 652 रुपये, आजीवन सदस्यता शुल्क है 100 रुपये, प्रवेश शुल्क है 496 रुपये, विनियोग पर ब्याज हैं 76, और विविध प्राप्तियां हैं अपनी 32 रुपये की, ठीक है। भुगतानों में क्या दिया हुआ है, सामान्य व्यय दिए हैं 216 रुपये के, वेतन और मजदूरी दी हुई है 220 रुपये की, फर्नीचर 320 रुपये का, कर व किराया दिया हुआ है 224 रुपये, और समाचार पत्र दिए हैं 50 रुपये, ठीक है, और रोकड़ शेष दिया हुआ है 800 रुपये। अब समायोजन पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखें। वार्षिक चंदे के 100 रुपये बकाया है, इसी वर्ष के अपने 100 रुपये बाकी हैं भी चंदे के मिलना। सामान्य व्यय के 20 रुपये तथा सचिव का वेतन 70 रुपये अदत्त है। सचिव को भी 20 रुपये देना बाकी है, और सामान्य व्यय के भी 20 रुपये देना बाकी है अपन को। फर्नीचर पर अपन को 50 रुपये का ह्रास लगाना है, और नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नोट बना के दिया हुआ है, आजीवन सदस्यता शुल्क को आयगत प्राप्ति माना गया है। अब देखिए, मैंने जब समायोजन वाली मदें बढ़ाई थी आपको, तब अपन ने पढ़ा था कि आजीवन सदस्यता शुल्क जो है, आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो पूंजीगत आय मानी जाती है, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ ले जाके पूंजी कोष में जोड़ दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन थी कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें करना है। तो अभी क्वेश्चन ने अपन से बोला है कि लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो अपन को आयगत प्राप्ति मानना है, तो हम आय व्यय खाते में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। क्या है, मसूरी क्लब है ये, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया मसूरी क्लब, ठीक है। इसका हम क्या बना रहे हैं, आय व्यय खाता बना रहे हैं, ठीक है ना। हम ये कब का बना रहे हैं, वर्ष 2018 नहीं 16, वर्ष 2016 के लिए, ठीक है, वर्ष 2016 के अंत पर, ठीक है, वर्ष 2016 के अंत पर बना रहे हैं। ये फॉर्मेट बना लेते हैं, ये बना लिया अपन ने फॉर्मेट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में शायद आया हो कि सर यहाँ पर व्यय लिखने के लिए कॉलम है, राशि लिखने के लिए कॉलम है, आय लिखने के लिए कॉलम है, और फिर से आय की राशि लिखने के लिए हमारे पास कॉलम है, लेकिन यहाँ ये जो कॉलम होता था डेट का वो क्यों नहीं है? आया क्या क्वेश्चन दिमाग में? डेट का कॉलम यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है हम डेट वाइज नहीं लिख रहे हैं। डेट वाइज ट्रांजैक्शन हमने लिखे थे अपनी रोकड़ वही में, उससे हमने बनाया प्राप्ति भुगतान खाता, और प्राप्ति भुगतान खाते से इन्फॉर्मेशन जो समराइज इन्फॉर्मेशन थी, सारांश, ठीक है,
मतलब कि दान है तो दान का पूरे साल भर का टोटल करके अपन ने लिख दिया प्राप्ति भुगतान खाते में। अब दान हमें अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों पर, अलग अलग डेट पर मिला था, वो हम डेट यहाँ नहीं डाल सकते। कौन सी डेट डालेंगे भाई, पूरे साल भर का टोटल है ना, तो कौन सी डेट डालेंगे। तो इसकी वजह से प्राप्ति भुगतान खाता हो या फिर आय व्यय खाता हो, यहाँ पर डेट नहीं होती है, क्योंकि हमें सारांश लिखने होते हैं जो कि वर्ष के अंत में उन मदों के टोटल होते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अपन अब आगे। हाँ, अपन को ये डेबिट की तरफ है और ये क्रेडिट की तरफ है, लिख लेना है। हम शुरुआत करते हैं व्ययों से। सबसे पहले व्यय हमें दिए हैं सामान्य व्यय 216 रुपये के। ठीक है, यहाँ लिखा हमने सामान्य व्यय। ठीक है, सामान्य व्यय लिखा हमने। अब देखिए जरा, सामान्य व्यय में कुछ समायोजन है क्या। हाँ, सामान्य व्यय में क्या है, 20 रुपये अभी अदत्त है। मतलब कि हमने कुछ खर्चे किए होंगे छोटे मोटे, ठीक है, जिनका हम नाम नहीं बता सकते, इतने छोटे हैं वो खर्चे, चाय वगैरह के और जो भी छोटा मोटा पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब चीज़ें लाना है ना, और भी अदर खर्चे इसमें शामिल होते हैं छोटे मोटे, उनका हम अलग अलग नाम नहीं बता सकते, तो हमने बोल दिया सामान्य व्यय। हमने खर्च कर दिया, मतलब वो चीज़ लेके आ गए, हम उस चीज़ पर हमने खर्च कर दिया है, लेकिन वो भी देना, पैसा देना बाकी है। कितना पैसा देना बाकी है, अपन को अभी 20 रुपये देने बाकी हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिए अदत्त। ठीक है, कितने रुपए, 20 रुपये। 216 जो दे चुके हैं वो भी खर्चा है, और जो भी देने बाकी हैं वो भी खर्चा है अपना। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, 236 रुपये के सामान्य व्यय हो जाएंगे हमारी। फिर क्या दिखाई दे रहा है अपन को, वेतन एवं मजदूरी 220 रुपये। तो हमने लिख लिया वेतन एवं मजदूरी 220 रुपये। ठीक है, क्या इसमें समायोजन है, नीचे देखिए ज़रा क्वेश्चन में, नहीं है, कोई समायोजन नहीं है, मतलब वेतन और मजदूरी के 220 रुपये हम बाहर लिख सकते हैं, फाइनल अमाउंट। ठीक है, फिर अपन को क्या दिखाई दे रहा है, फर्नीचर 320 रुपये का। लेकिन फर्नीचर मैंने बताया है क्या है, स्थायी संपत्ति है, पूंजीगत भुगतान किया है हमने फर्नीचर को खरीदने के लिए, वो पूंजीगत भुगतान हम आय व्यय खाते में नहीं लिखते हैं। हाँ, लेकिन फर्नीचर पर ह्रास है तो वो ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ह्रास, किस चीज़ का है, फर्नीचर का है। कितना है देखिए ज़रा, फर्नीचर पर 50 रुपये ह्रास लगाना है, 50 रुपये, तो लिख दिया अपन ने बाहर 50 रुपये का ह्रास खर्चा। फिर क्या है हमारे पास, कर व किराया 224 रुपये का भुगतान किया है अपन ने। ठीक है, कर, कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस वगैरह, नगर निगम के कुछ टैक्सेस वगैरह दिए होंगे हमने, और किराया दिया होगा किसी चीज़ का। ठीक है, कर व किराया। तो इसमें कोई समायोजन है क्या, कर व किराए में, नहीं, कोई समायोजन नहीं है, मतलब 224 रुपये हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली कि हाँ भाई किराया और कर में हमारे खर्च हुए हैं 224 रुपये। ठीक है, फिर हमें दिख रहा है समाचार पत्र। समाचार पत्र पर हमने 50 रुपये खर्च किए। समाचार पत्र कोई स्थायी संपत्ति तो है नहीं, समाचार पत्र मंगाया तो वो एक खर्चा ही है भाई, मंथली अपन को पेमेंट करना होता है समाचार पत्र का, है ना, तो ये आयगत खर्चा है, अपन ने मदों में इसको क्लियर कर लिया था। तो हमने लिख दिया समाचार पत्र पर हमने खर्च किए कितने, 50 रुपये। फिर आगे बढ़े अपन, हमने देखा प्राप्तियों के बारे में। देखिए भुगतान में एक रोकड़ शेष भी लिखा हुआ है, भुगतान की तरफ जो लिखा होता है उसका हमें कुछ भी नहीं करना है। तो प्राप्तियों की तरफ आए, हमें रोकड़ शेष दिखा, इसका हमें कुछ नहीं करना है। वार्षिक चंदा दिखा अपन को 652 रुपये। ठीक है, समायोजन की तरफ देखिए ज़रा, क्या चंदे का कोई समायोजन है, हाँ है, तो सबसे पहले लिख लो चंदा जो कि हमारी इनकम है, कितना है, 652 रुपये है। इसमें समायोजन क्या है, वार्षिक चंदे के 100 रुपये बकाया है, मतलब कि हमें मिलना थे वो, लेकिन मिले नहीं, मिलना बाकी रह गए, लेकिन इनकम तो वो इसी साल की है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी अदत्त। कैसा अदत्त है ये, वर्ष के
अंत पर, ठीक है, वर्ष के अंत पर ये अदत्त रह गया है। या फिर आप ब्रैकेट में ना लिख के इसको सीधा लिख सकते हैं वर्ष के अंत में अदत्त चंदा, ठीक है। कितना रुपए हुआ? 100 रुपये। ये 100 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, बाहर लिख देंगे 752 रुपये, ठीक है ना। फिर हमारे पास कौन सी प्राप्ति हुई? आजीवन सदस्यता शुल्क 100 रुपये की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आजीवन सदस्यता शुल्क। हम आजीवन सदस्यता शुल्क को पूंजीगत आय मानते हैं और बैलेंस शीट में लिखते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन ने कहा है कि आयगत मानो, इसलिए हम आय व्यय खाते में लिख रहे हैं, ठीक है ना। कितनी है? 100 रुपये है, लिख दो भाई। आगे हमें क्या दिख रहा है? प्रवेश शुल्क 496 रुपये, प्रवेश शुल्क 496 रुपये। ये हमने क्यों लगा है प्रवेश शुल्क यहाँ? क्योंकि हमने जब वो मदें पढ़ी थी, मदों का हमें क्या करना है, पूंजीगत मानना है, आगमगत मानना है। तो हमने यही डिसाइड किया था कि प्रवेश शुल्क जो होती है वो हर साल मिलती है, इसकी वजह से ये आगमगत प्राप्ति है और आय व्यय खाते में आएगी, तो हमने लिख दिया प्रवेश शुल्क को यहाँ, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? विनियोग पर ब्याज मिला है 76 रुपये। देखिए, अब विनियोग पर ब्याज के बारे में कोई अपन को समायोजन यहाँ नहीं दिया गया है, मतलब जितना मिला है उतना ही लिख दो। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट पर अपन को ब्याज जो मिला है वो कितना है? 76 रुपीज़, 76 रुपये, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है अपन को? विविध प्राप्तियाँ दी हुई हैं 32 रुपये की। तो विविध प्राप्तियाँ सीधी सीधी लिखना है अपन को, विविध प्राप्तियाँ, क्योंकि इनके बारे में भी कोई समायोजन नहीं दिया गया है। कितने हैं? 32 रुपये की हैं। बस अपन को क्या करना है? क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल लगाना है, फिर देखना है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है या फिर डेबिट का टोटल ज़्यादा है। देखते हैं, टोटल लगाते हैं अपन। चलो कितना है भाई? कितना आया टोटल इसका? 1456 रुपये आया है इसका टोटल, ठीक है। 1456 रुपये आया है इसका टोटल। किसका? क्रेडिट की तरफ का। डेबिट की तरफ का टोटल लगाते हैं अपन। डेबिट की तरफ का टोटल लगाए अपन, 780 रुपये आया है डेबिट का टोटल, ठीक है। ये है क्रेडिट का और ये है डेबिट का टोटल। अब हम क्या करना है? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर देना है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल बड़ा है, ठीक है। माइनस करते हैं, कितना आएगा ये? तो हमारा ये कितना आया है? 676 रुपये। क्रेडिट बैलेंस हमारा आया है 676, वो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जो क्रेडिट का अमाउंट था खाते को बैलेंस करने के लिए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो है, ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, मतलब आय ज़्यादा है व्यय से, तो ये कहलाएगा हमारा आधिक्य। क्या कहलाएगा? आधिक्य कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आय व्यय खाते का। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए ज़रा, उसे पढ़ लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन पर आइए, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन। जिम खाना क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। क्लब का 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष का आय व्यय खाता तैयार करना है अपन को, ठीक है। तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं अपन। जिम खाना
जिम खाना, पता नहीं कैसा नाम है, क्लब, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं इसका हम? आय व्यय खाता बनाने वाले हैं, ठीक है। और वर्ष 2016 के अंत पर, ठीक है, कब बना रहे हैं? वर्ष 2016 के अंत पर, ठीक है। आगे बढ़ा अपन ने, प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है अपन को, प्राप्तियां लिखी हुई हैं, रोकड़ शेष है, वार्षिक चंदा है, आजीवन सदस्यता शुल्क है, प्रवेश शुल्क है, विनियोग पर ब्याज है और विविध प्राप्तियां हैं। फिर भुगतान में सामान्य व्यय, वेतन और मजदूरी, फर्नीचर, किराया, वक्र और स्टेशनरी के खर्चे हैं और शेष दिया हुआ है आपको टोकड़ का। समायोजन इसमें कुछ ज़्यादा है, देखते हैं। पहला क्या है? वार्षिक चंदा 120 रुपये बकाया है, अच्छी बात है। सामान्य व्यय के 45 रुपये बकाया हैं और अच्छी बात है। वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक 200 तथा अंत में 75 था। ये समस्या है क्योंकि आपने अभी तक ये चीज़ को हैंडल नहीं किया है, अब करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा उत्साह होना चाहिए, एक नई चीज़ आ गई भाई, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे होगा ये देखते हैं। आगे क्या है? फर्नीचर पर 50 रुपये का अपन को हिरास लगाना है और आजीवन सदस्यता शुल्क को हमें पूंजीगत ही मानना है, ठीक है। जब हमने क्वेश्चन में बोल दिया है, अगर वो कुछ नहीं बोलते तो भी हम पूंजीगत ही मानते, आय व्यय खाते में ना लिखकर उसको बैलेंस शीट में ले जाते, ठीक है। और उन्हें बोल ही दिया है तो जैसा बोला है वैसा अपन को करना है, ठीक है ना। अब आय व्यय खाते का फॉर्मेट बना ले पहले अपन, ठीक है। तो 2-4 लाइनें तो खींचनी होती हैं बस, ये खींचिए अपन ने, ये राशि के लिए हो गई। यहाँ पर व्यय आ जाएंगे, राशि और आय आ जाएगी और राशि, ठीक है। ये क्रेडिट की साइड है और ये डेबिट की साइड है। तो स्टार्ट करते हैं भुगतान से, ठीक है। एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं तो व्ययों से स्टार्टिंग करते हैं। सामान्य व्यय दिए हुए हैं 216 रुपये के, सामान्य व्यय दिए हुए हैं हमें 216 रुपये के और नीचे समायोजन में दिया है सामान्य व्यय के 45 रुपये बकाया हैं। तो हमें क्या करना है? ये जो बकाया राशि होती है ये हमारे इसी वर्ष का खर्चा है और इसको हम जोड़ देते हैं। कितने? 45 रुपीज़, ठीक है। कितना आया ये? 261 रुपये। फिर क्या है? वेतन और मजदूरी दी हुई है अपन को, वेतन एवं मजदूरी। क्या इसमें समायोजन है? नहीं, इसमें कोई समायोजन नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे 220 रुपये का वेतन और मजदूरी, ठीक है। फिर वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक, ये खतरनाक चीज़ आ गई है ना। वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक 200 था, अंत में 75 था। अब देखिए, स्टेशनरी का मतलब ये हुआ कि जो पेन, कॉपी, पेंसिल, स्टेपलर, ये सब चीज़ें जो होती हैं, स्टेशनरी के आइटम जो होते हैं उनको हम स्टेशनरी का खर्चा बोलते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम वो चीज़ें पहले से बहुत सारी इकट्ठी करके ले लेते हैं, ठीक है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा एक साथ अपन ने बहुत सारे रजिस्टर, कॉपियाँ, डायरियाँ, पेन, पेंसिल वगैरह लेके रख लिए, ठीक है। उसको हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वो खर्च होता जाएगा हमारे यहाँ से। पैसा दे के पहले से स्टॉक रख लिया अपन ने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस वर्ष का खर्चा हो गया, ठीक है। इस वर्ष का खर्चा होने के लिए उसको यूज़ होना पड़ेगा इसी साल। तो जितना आइटम, जितने रुपए का आइटम, जितने रुपए की रजिस्टर, पेन, कॉपी, पेंसिल हम यूज़ कर लेंगे इस वर्ष में, उपयोग में ले लेंगे, उतना ही हम खर्चा मानेंगे इस साल का स्टेशनरी का, ठीक है। अगर हम देखें तो स्टेशनरी का इस साल का खर्चा कितना है? 50 रुपये। मतलब हमने स्टेशनरी के कुछ आइटम खरीदने के लिए 50 रुपये का भुगतान इस वर्ष किया है,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेंस है हमारा इस वर्ष का, हमने केवल पैसा दिया और वो स्टॉक में रख दिया, ठीक है। खर्च अभी नहीं माना जाएगा। ये क्या हुआ, हमारे पास स्टेशनरी का स्टॉक 200 रुपये का पहले से था, ध्यान से देखना ज़रा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है। हमारे पास 200 रुपये का सामान पहले से पड़ा हुआ था, रजिस्टर, कॉपी, पेन, पेंसिल, ठीक है। हमने 50 का और ख़रीद लिया सामान को, मतलब 50 और खर्च कर दिया, तो हमारे पास स्टॉक कितना हो गया अब, ठीक है। स्टॉक हमारे पास अब 50 रुपये का और बढ़ गया, ये हमने खरीद कर लिए, क्रय, स्टेशनरी खरीदी 50 रुपये की और। अब हमारे पास जॉर्ज में, या फिर बोलना चाहिए जो हमारी अलमारी है उसमें स्टेशनरी का स्टॉक 250 रुपये का पड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद उसमें लिखा हुआ है समायोजन में अंत में 75 था। हमने जब ईयर एंड पे देखा उस अलमेरा को खोलकर तो उसमें 75 रुपये का ही स्टॉक पड़ा हुआ था। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 250 का स्टॉक था और एंड में देखा तो 50 का स्टॉक, 75 रुपये का स्टॉक बचा रहा, मतलब बाकी जो था वो हमने यूज़ में ले लिया, ठीक है। कितना ले लिया अपन ने यूज़ में, माइनस कर दो इसमें से 175 रुपये का, ठीक है। 175 रुपये का अपन ने सामान यूज़ में ले लिया, यूज्ड, या फिर इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये हमने कितने का स्टॉक कंज्यूम कर लिया है, 175 रुपये का स्टॉक कंज्यूम कर लिया है। मतलब इस वर्ष में हमने 175 रुपये के रजिस्टर पेन कॉपी को यूज़ कर लिया है, मतलब हमारा खर्चा 175 रुपये माना जाएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर लें, हमने इस वर्ष 50 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, हमारे पास पहले से 200 रुपये की स्टेशनरी पड़ी हुई थी, हमारे पास टोटल 250 रुपये की स्टेशनरी थी, लेकिन जब हमने ईयर एंड पे देखा तो केवल 75 रुपये की ही स्टेशनरी हमारे पास बची हुई थी। मतलब ये हुआ कि बाकी की स्टेशनरी 175 रुपये की स्टेशनरी हमने यूज़ में ले ली या कंज्यूम कर ली, ठीक है ना। यही हमारा इस वर्ष का खर्चा होगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मेट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट बना के आप इसी तरीके से लिख के ये दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं अपन वर्किंग नोट, और क्या, वर्किंग नोट। यहाँ ऊपर लिख देते हैं अपन क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंजम्पशन, ठीक है। इस तरीके से ये अपन लिख देंगे। ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, टोटल लिख देंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, अंतिम स्टॉक, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कंजम्पशन निकल के दिखेगा अपन को, ठीक है ना। तो अब हमें खर्चे के रूप में क्या करना है, स्टेशनरी को लिख देना है 175 रुपये, ठीक है ना। आगे देखें अपन क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर। तो फर्नीचर बता चुके हैं कि फर्नीचर जो है वो फिक्स्ड एसेट है, हमारी स्थायी संपत्ति है, पूंजीगत भुगतान करना पड़ा हमें, बैलेंस शीट में लिखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ह्रास ज़रूर लिखेंगे, किस चीज़ का, फर्नीचर का, ठीक है ना। कितना हुआ ह्रास, इसका फर्नीचर का ह्रास है 50 रुपये, तो हमने ये लिख दिए 50 रुपये। फिर आगे देखा हमने किराया व कर दिया हुआ है अपन को 224 रुपये, और समायोजन में किराया और कर का कोई भी समायोजन नहीं है,
तो सीधा लिखना है अपन को किराया व कर, ठीक है ना। कितना है 224 रुपये का। फिर हमने देखा स्टेशनरी, ये हम कर चुके हैं। हाँ, प्राप्तियों की तरफ आ जाइए, आय की तरफ। रोकड़ शेष दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं करना हमें। वार्षिक चंदा, वार्षिक चंदा दिया है हमें, कितने का? हमें इस वर्ष कितना चंदा मिला है? 652 रुपये का। लेकिन क्या यही हमारी इनकम है चंदे से? नहीं, हम समायोजन को देखेंगे, वार्षिक चंदे के 120 रुपये भी बकाया हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ष के अंत में अदत्त कितने? 120 रुपये, ठीक है ना। और बाहर हम अमाउंट लिख देंगे क्या? ये वाला 772 रुपये जो हैं वो हमारे क्या हैं? चंदे से आय है हमारी इस वर्ष की। आगे देखा हमने आजीवन सदस्यता शुल्क। तो क्या हमें यहाँ लिखना है आजीवन सदस्यता शुल्क? नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया था हमें समायोजन में कि आजीवन सदस्यता शुल्क को हम क्या करने वाले हैं? पूंजीगत आय मानने वाले हैं या पूंजीकरण करने वाले हैं। तो इसे हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस जो है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो नहीं लिखी जाएगी, ठीक है ना, याद रखें इस बात को। फिर प्रवेश शुल्क यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल प्रवेश शुल्क, क्योंकि ये हर साल मिलती है और ये आयगत आय है अपनी। कितना है? 496 रुपये, ठीक है। फिर आगे विनियोग पर ब्याज मिला है अपन को, ठीक है। समायोजन में देखिए कुछ बाकी तो नहीं मिलना, नहीं, समायोजन में कोई भी बात नहीं की गई विनियोग पर ब्याज की, तो ये हमारी सीधी सीधी इनकम है। विनियोग पर ब्याज कितना है? 76 रुपये, 76 रुपीज़। फिर है विविध प्राप्तियाँ, विविध प्राप्तियाँ ये है हमारी 32 रुपीज़ की, है ना। अब बस फाइनल करना है अपन को काम, टोटल लगाना है। टोटल लगा लेते हैं अपन। 6 दूनी 12, 13 14 15 16 आ गई, 6 सिलाई 1 8 और ये 9 तो हो गए 17 18 19 20 27 7 हाथ सिलाई 2 9 10 11 12 13 1376 रुपये आया है हमारा क्रेडिट का टोटल, ठीक है। डेबिट का टोटल निकाल लेते हैं, कितना आया? 5 6 4 10 सुन हासिला 1 7 2 14 15 16 17 18 के 8 18 19 20 21 22 23 3 हासिला 2 4 5 6 7 8 9 तो 930 रुपये जो है वो आया है क्या? हमारा डेबिट का टोटल। अब क्या करना होता है? क्रेडिट में से अपन को डेबिट की टोटल को माइनस कर देना है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल बड़ा है, इसकी वजह से। कितना आएगा ये? 6 4 और ये फिर से 4 440 रुपये, ओह सॉरी 446 रुपये जो है ये हमारा क्या आया है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जो कि हम दिखाने वाले हैं डेबिट की तरफ, क्योंकि अकाउंट का टोटल जो है वो हमें लिखना होता है दोनों तरफ, जो कि बड़ा अमाउंट हो, क्रेडिट का हो या फिर डेबिट का हो, ठीक है। तो बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पर हमें कितने? 446 रुपये के अधिक दिख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट दिख रहा है, बोलना चाहिए तो, ठीक है ना। अब हम इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, निश्चिंत रहें आप, ठीक है। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।